त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम इस यूनिट का टॉपिक नंबर 5 या ऐसा कह सकते हैं कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक का नाम है दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम आज की इस क्लास में। देखो, विषमतल का मतलब है अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं में हमें क्या संबंध देखने को मिलता है, या ऐसा कहें कि अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं के बीच में क्या क्या स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। हमें रेखाएं समांतर देखने को मिलती है, प्रतिच्छेदी देखने को मिलती है, या इसके अलावा भी हमें कोई और स्थिति मिलती है। तो इस बात को हम समझते हैं ज्यामितीय रूप से। यहाँ पर देखो, मैंने दो तल लिए हैं। एक तल का कार्य करेगा ये टेबल का फर्श, और दूसरे तल का कार्य करेगा ये फोम का टुकड़ा। तो ये दो तल यहाँ पर मैंने लिए हैं, और यहाँ पर रेखाओं का काम करेंगे ये मार्कर। तो एक तो तल का कार्य कर रहा है टेबल का फर्श, दूसरा तल का कार्य कर रहा है ये फोम का टुकड़ा, और रेखाओं का कार्य करेंगे ये मार्कर। अब हम देखते हैं कि इन तलों में स्थित रेखाओं के बीच हमें क्या क्या स्थितियां देखने को मिलती हैं। देखो, इस तल में स्थित हमने ये रेखा ली है, इस तल में स्थित हमने ये रेखा ली है, और इस तल में स्थित हमने इस तल में स्थित ये रेखा ली है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों रेखाएं अलग अलग तलों में होते हुए भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये तो हुई पहली स्थिति क्या कि अलग अलग तल में स्थित रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद भी करती है। अब देखो, इस तल में स्थित रेखा ली है हमने ये, और इस तल में स्थित रेखा ली है हमने ये। अब इन दोनों रेखाओं को देखो, ये दोनों रेखाएं हैं समांतर। ये दोनों रेखाएं हमें क्या दिखाई दे रही हैं, ये दोनों रेखाएं हमें समांतर दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग तलों में स्थित रेखाएं समांतर भी हो सकती है। ये हुई स्थिति नंबर 2। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं। यह है कोई रेखा इस प्रकार, और ये रेखा है कुछ इस प्रकार। ये दोनों रेखाएं देखो अलग अलग तलों में स्थित है। अब ये दोनों रेखाएं न तो समांतर है और न ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति भी हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 स्थितियाँ देखने को मिली अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं के बीच। पहली स्थिति, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। दूसरी स्थिति, दोनों रेखाएं समांतर हो। तीसरी स्थिति, दोनों रेखाएं न तो समांतर हैं और न ही प्रतिच्छेदी है। अब हम इन बातों को बोर्ड पर लिखते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग तलों में स्थित दो रेखाओं में 3 प्रकार की स्थिति देखने को मिली। पहली स्थिति कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। दूसरी स्थिति, दोनों रेखाएं समांतर हो। तीसरी स्थिति, न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर दो विषमतलीय रेखाओं की हमें 3 स्थितियां देखने को मिली। पहली स्थिति प्रतिच्छेदी हो। दूसरी स्थिति समांतर हो। तीसरी स्थिति न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी। ये 3 स्थितियां हमें देखने को मिली। अब हमें इन रेखाओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब हमें उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है जो दोनों रेखाओं के साथ लंबवत हो।
दो रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब ये है हमें उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है जो दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। यहां पर लिख रहा हूं मैं, दो रेखाओं के मध्य की दूरी का मतलब एक ऐसे रेखाखंड की लंबाई जो दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। दो रेखाओं के मध्य की दूरी का मतलब क्या होता है, हमें उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी होती है जो दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। अब हम इस टॉपिक नंबर 5 का ये जो तीसरा टॉपिक है, न समांतर और न ही प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो हम कोई दो रेखाएं ले रहे हैं, एक रेखा ली है हमने L1 और L1 रेखा का समीकरण है कुछ इस प्रकार से, R1 वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। लैम्डा की हम बात करें तो लैम्डा कौन सी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। दूसरी रेखा ले रहे हैं हम L2 रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से, R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। लैम्डा यहाँ पर काम में ले लिया, तो अब लैम्डा की जगह कोई दूसरा अचर हमने काम में ले लिया म्यू, और म्यू क्या है, म्यू कोई वास्तविक संख्या है। तो ये दो रेखाएं हमने यहाँ पर ली हैं, ये दोनों रेखाएं अलग अलग तल में स्थित हैं, अलग अलग तल में स्थित है। ये L1 और L2 ये जो दो रेखाएं ये अलग अलग तल में स्थित है, साथ में ये न तो समांतर है और न ही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम इन रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। इनके बीच की दूरी का मतलब हम उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करेंगे जो इन दोनों रेखाओं के साथ लंबवत हो या 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो L1 रेखा है, ये L1 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश तो कितना है, A1 वेक्टर है, और जिस सदिश के समांतर है वो सदिश है B1 वेक्टर। L2 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश है A2 वेक्टर, और जिस सदिश के समांतर है वो सदिश है B2 वेक्टर। अब पहले तो हम इन रेखाओं को ज्यामितीय रूप से समझते हैं। ये तो है रेखा L1 और ये है रेखा L2। ये दोनों देखो रेखाएं न ही समांतर हैं और न ही प्रतिच्छेदी है। अब हम इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब हम उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं जो इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये वाला रेखाखंड देखो, ये रेखाखंड इस रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इस रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब हम इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस रेखाखंड की यहाँ पर हम लंबाई ज्ञात करेंगे। अब देखो, ये जो रेखा L1 है, ये रेखा L1 जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु को हम मान लेते हैं A। अब बिंदु A रेखा L पर स्थित है तो हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु A है वो यहाँ पर स्थित है, और रेखा L2 जिस बिंदु से होकर जा रही है वो बिंदु मान लेते हैं हम B, और बिंदु B यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब हम बिंदु A और B इन दोनों को इस प्रकार मिला देंगे। अब देखो, ये जो आकृति यहाँ पर बन रही है ये आकृति हम बनाएंगे बोर्ड पर। ये जो 3D आकृति यहाँ पर बन रही है ये आकृति हम बनाएंगे बोर्ड पर। अभी जो आकृति हमें प्राप्त हुई है उस आकृति को अब हम बनाएंगे बोर्ड पर। देखो, जो आकृति हमें प्राप्त हुई थी वो आकृति थी 3D,
और बोर्ड पर आकृति बनेगी 2D। इसका मतलब जो आकृति हमें प्राप्त हुई थी वैसी की वैसी आकृति यहाँ पर बोर्ड पर हमें नहीं मिलेगी। तो उस आकृति को देखो हम बोर्ड पर बनाते हैं। तो एक रेखा तो हमने ली थी कुछ इस प्रकार, ये तो थी L2 रेखा, ये तो कौन सी रेखा है, L2 रेखा है। L1 रेखा थी कुछ इस प्रकार। अब देखो बोर्ड पर ऐसी रेखा तो बनेगी नहीं, तो इस रेखा को दर्शाने के लिए हम ऐसा बना देते हैं कि वो रेखा है कुछ इस प्रकार, ये है L1 रेखा। L1 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A1। उस बिंदु को हम मान लेते हैं A। बिंदु A कहाँ पर स्थित है, L1 पर, तो हमने मान लिया कि बिंदु A यहाँ पर स्थित है और बिंदु A का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A1। साथ में ये जो L1 रेखा है, ये L1 रेखा किसके समांतर है, L1 रेखा सदिश B1 के समांतर है। L1 किसके समांतर है, L1 सदिश B1 के समांतर है। अब बात करते हैं हम रेखा L2 की। L2 रेखा कौन से बिंदु, L2 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A2 और उस बिंदु को हम मान लेते हैं B। तो बिंदु B इस रेखा L2 पर यहाँ पर हम स्थित मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु B स्थित है और बिंदु B का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A2। L1 पर स्थित है बिंदु A, L2 पर स्थित है बिंदु B और रेखा L2 किसके समांतर है, सदिश B2 के समांतर है। L2 किसके समांतर है, L2 सदिश B2 के समांतर है। साथ में हमें एक रेखाखंड भी मिला जो इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब हम उस रेखाखंड को भी बनाते हैं। तो इस प्रकार हमें एक रेखाखंड मिला और ये रेखाखंड इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब देखो वैसी आकृति यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी क्योंकि बोर्ड होता है 2D में। A और B इन दोनों को भी मिला दो, A और B इन दोनों को भी यहाँ पर मिला दो। तो A और B को मिलाया तो हमें मिल गया रेखाखंड AB और इस लंबित रेखाखंड का भी हम नाम लिखते हैं PQ। PQ रेखाखंड लंबित है, किसके लंबित है, PQ रेखाखंड L1 के भी लंबित है और L2 के भी लंबित है। L1 के भी लंबित है और L2 के भी लंबित है। L1 की हम बात करें तो L1 समांतर है, किसके समांतर है, सदिश B1 के। L2 की हम बात करें तो L2 समांतर है B2 के। L2 किसके समांतर है, B2 के समांतर है। अब देखो ये तो है रेखा L1, ये तो है रेखा L1 और ये है रेखा L1 जिस सदिश के समांतर है वो सदिश, अर्थात ये है सदिश B1। इस L1 के साथ PQ कुछ इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यदि हम PQ को दिशा प्रदान कर दें तो PQ अब बन जाएगा सदिश। सदिश बन गया तो अब हम इसको उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हम इसको इस प्रकार रखेंगे कि इस PQ और इस सदिश B इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु हो जाए एक ही। अब देखो इन दोनों सदिशों के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो इन दोनों सदिशों के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का कोण, अर्थात हम कह सकते हैं कि PQ लंबित है किसके, सदिश B1 के। इसी प्रकार PQ लंबित होगा सदिश B2 के। तो यहाँ पर सदिश PQ लंबित होगा सदिश B1 के, PQ लंबित होगा सदिश B1 के और सदिश B2 के। PQ सदिश लंबित होगा B1 के और B2 के। दिशा क्या दे दी हमने, P से Q की तरफ, इस प्रकार हमने इसको दिशा प्रदान कर दी। अब देखो B1 B2 सदिश की हम बात करें, B1 सदिश और B2 सदिश, इन दोनों सदिशों के लंबित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों के लंबित सदिश ज्ञात करते हैं हम इन सदिशों का क्रॉस करके, अर्थात B1 क्रॉस B2।
ये जो सदिश हमें मिलेगा ये सदिश b1 और b2 इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश होगा। b1 और b2 के लंबवत सदिश क्या है? b1 क्रॉस b2 सदिश है। अब यदि हम b1 और b2 इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना चाहें तब किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों के लंबवत सदिश क्या है? b1 क्रॉस b2 सदिश है। तो ये लंबवत सदिश है। इस सदिश में हम इस सदिश के परिमाण का भाग लगा दें, अर्थात b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये b1 क्रॉस b2 सदिश b1 सदिश और b2 सदिश के लंबवत सदिश था। क्या था? लंबवत सदिश था। और इस सदिश में हमने इसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दिया। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इकाई सदिश। और इस इकाई सदिश को हमने मान लिया n कैप। इस इकाई सदिश को हमने नाम दे दिया n कैप। ये n कैप b1 सदिश और b2 सदिश, b1 सदिश और b2 सदिश इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। इन दोनों के क्या है? लंबवत इकाई सदिश है। अब देखो n कैप लंबवत है, किसके लंबवत है? b1 सदिश और b2 सदिश। देखो b1 और b2 इन दोनों सदिशों के लंबवत n कैप है। b1 सदिश और b2 सदिश इन दोनों के लंबवत कौन है? n कैप है। और b1 और b2 इन दोनों के लंबवत कौन है? इन दोनों के लंबवत सदिश pq भी है। तो pq सदिश और n कैप ये दोनों b1 और b2 इन दोनों के लंबवत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि pq सदिश और n कैप सदिश, pq सदिश और n कैप सदिश क्या हो गई? समांतर हो गई। अब देखो ये है pq सदिश, बिंदु p बिंदु q और ये बन गया pq सदिश। अब देखो इस pq सदिश के समांतर n कैप है। अब इसके समांतर n कैप की देखो दो स्थितियां बनेगी। एक स्थिति इस प्रकार बन जाएगी और एक स्थिति इस प्रकार बन जाएगी। pq के समांतर है n कैप, तो n कैप की स्थिति ये भी हो सकती है और n कैप की स्थिति ये भी हो सकती है। तो ये हमें इस pq के समांतर n कैप की दो स्थितियां मिल गई। ये है पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति। अब देखो किसी सदिश को हम लिखते किस प्रकार से? जैसे AB सदिश है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? इसका परिमाण गुणा इसकी दिशा में इकाई सदिश। अब देखो यहाँ पर दूसरी स्थिति से देखो PQ सदिश को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो PQ सदिश बराबर PQ सदिश का परिमाण हम मान लेते हैं D। माना PQ सदिश का परिमाण कितना है? D। तो परिमाण लिख दिया हमने D। इसकी दिशा में इकाई सदिश क्या है? n कैप। तो यहाँ पर लिखो n कैप। ये हमें दूसरी स्थिति से मिला है PQ सदिश। अब देखो स्थिति फर्स्ट से हमें PQ सदिश क्या मिलेगा? अब देखो इस पहली स्थिति के अनुसार देखो यहाँ पर n कैप की जो दिशा है वो PQ के विपरीत है, तो इसको माइनस से गुणा कर दो। तो -1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का n कैप। और ये जो माइनस n कैप सदिश होगा, ये माइनस n कैप सदिश इस PQ की दिशा में मात्रक सदिश होगा। तो अब पहली स्थिति के अनुसार हम PQ सदिश किस प्रकार लिखेंगे? तो PQ सदिश बराबर परिमाण है इसका D और इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है? -n कैप। तो यहाँ से हमें PQ सदिश क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमें PQ सदिश मिलेगा -dn कैप। तो PQ के समांतर n कैप की दो स्थितियाँ थी, तो हमें PQ सदिश एक तो मिला है dn कैप और एक हमें PQ सदिश बराबर मिला है -dn कैप। अब हम इन दोनों ही स्थितियों को एक जगह लिखेंगे। तो एक जगह किस प्रकार लिखेंगे? देखो PQ सदिश बराबर ±dn कैप। इस प्रकार इन दोनों स्थितियों को हम एक साथ लिखेंगे। तो PQ सदिश बराबर हमें मिल गया ±dn कैप और n कैप बराबर क्या है? तो n कैप बराबर है b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। अब देखो हमें यहाँ पर लिखना क्या क्या है?
तो यहाँ पर हमें लिखना किस प्रकार से कि सदिश b1 तथा सदिश b2 के लंबवत मात्रक सदिश है n के, और n के बराबर है b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। साथ में हमने pq का परिमाण माना है d, और pq सदिश हमें क्या मिला, pq सदिश हमें मिला प्लस माइनस dn केप। अब देखो, जब ये आकृति, इस आकृति का ज्यामितीय रूप हम समझ रहे थे, देखो ये तो है PQ रेखाखंड और इस प्रकार था AB रेखाखंड, ये तो है PQ रेखाखंड और यह है AB रेखाखंड। PQ को हमने दिशा प्रदान की, तो ये तो P बिंदु था, ये Q बिंदु था, इसको हमने इस प्रकार दिशा प्रदान की, ये बन गया प्रारंभिक बिंदु, ये बन गया अंतिम बिंदु। और इस प्रकार था AB रेखाखंड, AB रेखाखंड को हमने दिशा इस प्रकार प्रदान की कि ये बन जाए प्रारंभिक बिंदु और ये बन जाए अंतिम बिंदु। अब ये दोनों रेखाखंड सदिश बन गए। अब इन दोनों सदिशों के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु A करेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु हमने A कर दिया। अब क्या करना है, अब दोनों जो सदिश हैं, इन दोनों सदिशों के अंतिम बिंदुओं को मिला देना है। अंतिम बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलेगी। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा। साथ में जब बिंदु B को बिंदु Q से मिलाएंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर कोण 90 डिग्री का क्यों बन रहा है, इसकी चर्चा करेंगे हम लास्ट में। अब देखो, यहाँ पर देखो कोस थीटा बराबर कितना होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। देखो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस भुजा पर 90 डिग्री और कोण दोनों स्थित हो उसको कहते हैं आधार। तो आधार तो है PQ के परिमाण के बराबर अर्थात D, तो आधार तो है इसका D बट्टा कर्ण। कर्ण होगा इस सदिश AB के परिमाण के बराबर, और देखो सदिश AB क्या होगा, सदिश AB बराबर होगा B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। सदिश AB बराबर B का स्थिति सदिश है सदिश A2, A का स्थिति सदिश है सदिश A1। तो यहाँ से सदिश AB का परिमाण आ गया A2 माइनस A1 का परिमाण। अब देखो, तो कर्ण किसके बराबर है, AB के परिमाण के बराबर। AB का परिमाण है A2 माइनस A1 का परिमाण, ये हमें मिल गया कोस थीटा। इसको तो लिख दो समीकरण 1। अब देखो ये जो दो सदिश हैं PQ और AB, इन दोनों सदिशों पर लगाओ कोस थीटा का सूत्र। तो कोस थीटा बराबर सदिश AB डॉट सदिश PQ बटा सदिश AB का परिमाण गुणा सदिश PQ का परिमाण, इसको लिखो समीकरण 2। अब देखो ये भी कोस थीटा का मान है और ये भी कोस थीटा का मान है, इसका मतलब ये दोनों भी परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो क्या मिलेगा, D बट्टा A2 माइनस A1 का परिमाण बराबर ही आएगा। बराबर में लिखा हुआ है सदिश AB डॉट सदिश PQ बट्टा AB का परिमाण गुणा PQ का परिमाण। अब देखो इस आकृति को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो D बट्टा A2 माइनस A1 का परिमाण बराबर सदिश AB की जगह क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 डॉट सदिश PQ, तो सदिश PQ की जगह लिखेंगे हम प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर पहले लगा दो, प्लस माइनस DN केप बट्टे में लिखा हुआ है AB का परिमाण। AB का परिमाण कितना आएगा, A2 माइनस A1 का परिमाण, A2 माइनस A1 का परिमाण गुणा PQ का परिमाण, और PQ का परिमाण कितना है, D है। PQ का परिमाण कितना है, D। अब देखो ये तो हो गया इससे कैंसिल, साथ में
डी से डी कैंसिल, तो डी बराबर क्या बचा है, डी बराबर आ गया प्लस माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट एन कैप। तो D बराबर प्लस माइनस A2 माइनस A1 डॉट एन कैप। एन कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, एन कैप की जगह लिखेंगे B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो D बराबर प्लस माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण, B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ये हमें मिल गई इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। D बराबर प्लस माइनस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए अब हम दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोण 90 डिग्री का बन रहा था, ये 90 डिग्री का ही क्यों बना। इस प्रकार है सदिश AB। अब देखो हमें PQ और AB इन दोनों के प्रारंभिक बिंदुओं को एक ही बनाना है। तो P का प्रारंभिक बिंदु ये है और AB का प्रारंभिक बिंदु ये है। अब देखना ये है PQ सदिश और ये है AB सदिश। इस प्रकार इन दोनों के अंतिम बिंदुओं को मिलाओ और मिलाने पर अब देखो इस बिंदु Q पर कितना कोण बन रहा है। तो इस बिंदु Q पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो इसलिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।